हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। तो हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन विलयन। और इससे पहले वीडियो में हमने विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां को पढ़ा है। आज हमारा विलयन चैप्टर से महत्वपूर्ण जो टॉपिक होने जा रहा है वो है विलेयता अर्थात सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो विलेयता का शाब्दिक अर्थ ये समझिए कि किसी भी विलायक की क्षमता जो कितना विलेय एक निश्चित ताप या दाब पर घोल सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। ताप और दाब परिवर्तन के साथ उसका क्या है, विलेयता घट सकता है, बढ़ सकता है। मतलब किसी विलायक में विलेय की मात्रा ताप और दाब परिवर्तन के साथ मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को कम ज़्यादा करते हैं तो संभव है कि उसकी विलेयता घट जाए या बढ़ जाए। ठीक है, तो इसी पर आज हमारा चर्चा होने जा रहा है। ठीक है, तो विलेयता जनरली देखिए, सॉल्युबिलिटी जो है आप देख रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है विलेयता अर्थात सॉल्युबिलिटी, ये कह रहा है कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक के निश्चित मात्रा में घुली होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो हमारा जो 12th क्लास के केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें जब आप इस टॉपिक को देखेंगे तो इसमें लिखा है कि ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं गैसों की द्रव में विलेयता। तो गैसों की जो द्रव में विलेयता है कि कैसे, मतलब गैसें जो हैं द्रव में विलेय हैं, तो इसका यही तरीका है कि मान लीजिए कि गैसों की द्रव में विलेयता का क्या कॉन्सेप्ट है वो देखिएगा कि आप पहले ये देखिए कि गैसों का जो द्रव में विलयन है इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दैनिक जीवन में वो हमारे महत्व के भी हैं। जैसे कि जल में ऑक्सीजन का घुला होना, जिससे जीव जंतु क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। उसके अलावा आप देखते होंगे कि जो शीतल पेय हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है। HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हैं जलीय विलयन में, ये मतलब HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसी जो गैसें हैं वो जलीय विलयन में अवेलेबल रहती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मेन आज टॉपिक यही होने जा रहा है कि गैसों की द्रव में विलेयता। तो जनरली क्या है कि द्रव में वही गैसें शीघ्रता से विलेय होती हैं जो या उनसे क्रिया कर लेती हैं, या वो जो मतलब वे गैसें जो आसानी से विलायक से क्रिया कर लेती हैं या सरलता से द्रवित हो जाती हैं, तो वो उनकी विलेयता हम कहेंगे कि विलायक द्रव में, मतलब जो विलायक आप द्रव के रूप में लिए हैं तो विलेयता अच्छी है। ठीक है, या शीघ्रता से विलायक से क्रिया कर ले या वो खुद द्रवीकरण होकर उनके अणुओं से वो जुड़ जाए, यही क्या है, या घुल जाए उसमें, वही क्या है, इसकी विलेयता है। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है ना। तो महत्वपूर्ण उदाहरणों को हम धीरे धीरे देखते जाएंगे, है ना। और तो पहले तो देखेंगे कि विलेयता को कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं, है ना। कौन कौन से कारक जो हैं कि विलेयता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, आप विलेयता के बारे में इतना जब जान चुके हैं तो उसका जो मुख्य डेफिनेशन है उसको आप देखिए, जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, किसी गैस का घन सेंटीमीटर में वह आयतन जो दिए हुए ताप एवं एक वायुमंडल दाब पर विलायक के एक घन सेंटीमीटर में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है, गैस की विलेयता कहलाता है। ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। कुल मिला के ये है कि यहाँ जो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी का, कि किसी गैस का घन सेंटीमीटर में वह आयतन जो किसी विलायक में, है ना, किसी विलायक जिसका वॉल्यूम एक घन सेंटीमीटर है, एक निश्चित ताप पर और एक वायुमंडल दाब पर उसको संतृप्त कर दे, अर्थात सेचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, विलेयता बोलेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सांद्रता मापन से पहले को जो वीडियो है जिसमें हम विलयनों के प्रकार पढ़े हैं, उसमें संतृप्त विलयन अर्थात सेचुरेटेड विलयन क्या है इसको कवर किए हैं। तो इसको आप एक बार पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो देखिए क्या है। पहला कारक है गैस तथा द्रव की प्रकृति, दूसरा है विलायक की प्रकृति, तीसरा है अशुद्धियाँ, चौथा है ताप और पांचवा है दाब। ये 5 हम कारकों का अध्ययन करेंगे कि ये विलेयता को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि गैस और जो द्रव है, मतलब विलेय जो है हम गैस के रूप में लिए हैं सॉल्यूट को, और विलायक के रूप में हम यहाँ लिक्विड को लिए हैं, तो इनका नेचर कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जो सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसा है उसमें भी डिपेंड करेगा। उसमें अशुद्धियाँ क्या है ना,
कि क्या मिक्सअप किया है विलायक में और पहले से कुछ अवेलेबल है, और जो चौथा है टेम्परेचर है और प्रेशर है। इन्हीं पर हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा मुख्य वीडियो यही होने जा रहा है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है गैस तथा द्रव की प्रकृति, मतलब सॉल्यूट जो लिए हैं गैस उसका नेचर, और जो विलायक के रूप में द्रव उपयोग किया जा रहा है उसका नेचर कैसा है। ये हमारा पहला पॉइंट है जो सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा देखते हैं, ठीक है। तो बोर्ड पर नजरें बनाए रखिए। बाकी जो चीज़ें डिलीट करने लायक है वो डिलीट कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए बाकी चीज़ों को डिलीट कर देता हूं। तो पहला हमारा पॉइंट है गैस तथा द्रव की प्रकृति, है ना। ये कैसे प्रभावित करता है सॉल्युबिलिटी को, विलेयता को कैसे प्रभावित करता है, पहला हमारा पॉइंट यही है। तो गौर से पढ़िए, ध्यान बनाए रखिए, कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। अगर आप नोट्स वगैरह लेके बैठते हैं तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते भी जाइए। प्रॉब्लम होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा भी कीजिए, ठीक है। तो गैस तथा द्रव की प्रकृति पहला प्रभावित करने वाला कारक है। तो हम इस मामले में चर्चा इसी वीडियो में कर चुके हैं कि वे गैसें जो विलायक के साथ शीघ्रता से क्रिया कर लेती है या जिन गैसों का आसानी से द्रवीकरण हो जाता है वो जल्दी आसानी से घुल जाती है विलायक में, अर्थात हम ये कहेंगे कि उसकी विलेयता अधिक है। ये बात क्लियर हुआ। तो इनकी विलेयता क्या हो जाती है, अधिक होती है। जैसे कि मान लीजिए कि HCl गैस है। HCl गैस को जैसा ही आप जल में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, अर्थात जल योजित हो जाता है ना। तो ये क्या होता है कि H3O पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव आयनों के रूप में विलयन में अवेलेबल होता है। मतलब बड़ी आसानी से जो HCl गैस है वो क्या हो गया, घुल गया, विलय हो गया, ठीक है। HCl गैस बड़ी आसानी से घुल गया, उसका द्रवीकरण हो गया, वो विलायक का अंग हो गया एक तरीके से, है ना। क्योंकि आप विलयन का डेफिनेशन पढ़े ही, समांगीय मिश्रण, है ना। तो देखिएगा इसमें होता क्या है कि जैसा ही डाला जाता है तो यहाँ पास से H पॉजिटिव और Cl निगेटिव क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और आप ऑक्सीजन के जल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो जल का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है आपको, है ना। तो यहाँ से ये एक मूल इलेक्ट्रॉन को लेके, एक लोन पेयर को लेकर ये H3O पॉजिटिव बना लेता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि बड़ी आसानी से क्या हो जा रहा है, HCl गैस जो है H2O में क्या हो जा रहा है, विलय है। अर्थात हम कहेंगे कि इसकी विलेयता जो है विलायक के प्रति बहुत अच्छा है, द्रव के प्रति, जल के प्रति बहुत ही अच्छा है। दूसरा देखिएगा, एक और उदाहरण हम ऐसा ही ले लेते हैं, अमोनिया गैस को। अमोनिया को जैसा ही आप डालते हैं पानी में तो वैसा ही कुछ बनता है, ठीक है। अमोनिया गैस को जैसा ही आप पानी में डालते हैं तो आप देखेंगे कि ये तत्कालिक रूप से जो है NH4OH बना लेता है। क्या बना लेता है, NH4OH बना लेगा, है ना। और ये विलयन में कुछ इस आयनों के रूप में अवेलेबल रहेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव के रूप में विलयन में ये सॉल्यूशन में मौजूद रहेगा। ऐसा ही जब आप जल में कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं, क्या डालते हैं, जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है ना, तो ये H2CO3 बना लेता है। क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है, जिसको आप कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि मतलब वे गैसें जो विलायक के साथ या द्रव के साथ आसानी से या शीघ्रता से क्रिया कर लेती हैं या जिनका द्रवीकरण आसानी से हो जाता है, वही क्या होता है, हम बोलेंगे कि उसकी विलेयता क्या है, अधिक है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें और हम जोड़ लेते हैं कि वे हल्की गैसें जो जनरली अध्रुवी प्रकृति की होती हैं उनकी विलेयता क्या होती है, जल के प्रति कम होती है, जबकि अन्य विलायकों में, कुछ विशेष विलायकों में उनकी जो विलेयता है, सॉल्युबिलिटी है, अधिक होती है। तो जो हल्की गैसों में उदाहरण हम जो लेने जा रहे हैं उस एग्जाम्पल को देखिएगा, वो एग्जाम्पल है क्या। तो एग्जाम्पल में देखिएगा, इसको डिलीट कर दे रहे हैं, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आसानी से देखिएगा बोर्ड पर कि वे गैसें, हल्की गैसें जो जनरली अध्रुवी प्रकृति की होती हैं तो उनका क्या है कि आसानी से द्रवीकरण नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या है कि वे गैसें जल में नहीं घुल पाती हैं, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में मैं ले लूँ H2N2O2, ठीक है। ये सब हल्की गैसें हैं। तो जनरली क्या होता है, इन हल्की गैसों में अध्रुवी प्रकृति जो है ज़्यादा है बतौर ध्रुवी प्रकृति के, है ना। जो हमारे बच्चे 11वीं को अच्छे से नहीं पढ़े हैं या 10th की कुछ चीज़ों को भूल गए हैं, वो ध्रुवी मतलब पोलराइज्ड जो नेचर होता है अणुओं का, उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिएगा, है ना, जैसे कोई भी निकाय है जिस पर एक और ऋण आवेश है और एक और धन आवेश है, दोनों आवेश की मात्रा क्या है, बराबर है।
लेकिन इनका नेचर क्या है, अलग है। एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, और ये दूसरे जो है ना अल्प दूरी पर है, कम दूरी पर उपस्थित हैं। तो ऐसे निकाय को क्या बोला जाता है, द्विध्रुव बोला जाता है। तो ठीक है, तो अणुओं में भी ऐसी प्रकृति होती है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अणु का वह पार्ट जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, उधर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उधर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है। तो जितना ज़्यादा है उतना ही कम रहता है। तो हम बोलते हैं कि ये ध्रुवीय प्रकृति का है, मतलब एक डाइपोल जैसा द्विध्रुव जैसा व्यवहार कर रहा है। तो ये हल्की गैसें जो हैं जनरली क्या है, ये अध्रुवीय प्रकृति ज़्यादा होती है, मतलब इनका अध्रुवीय नेचर जो है, नॉन पोलर नेचर जो है वो ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या है कि इन अणुओं के बीच में पाया जाने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है बहुत ही कम होता है ना। इस वजह से क्या होते हैं, कमजोर, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है अत्यंत कमजोर होता है। इस वजह से क्या होते हैं कि पोलराइड नहीं हो पाते हैं, ध्रुवी नहीं हो पाते हैं, मतलब डाइपोल जैसा ये व्यवहार नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से विलायक के अन्य अणुओं से जुड़ भी नहीं पाते हैं और इनका द्रवीकरण नहीं हो पाता है। द्रवीकरण के आशय है गैस का द्रव में बदलना, ये नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको बोलते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्स बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, जो इन अणुओं के बीच में पाया जाने वाला जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना, उसको बोला जाता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स। क्या बोला जाता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स बोला जाता है। ये बहुत कमजोर होता है, ठीक है, ये बहुत ही कमजोर होता है। ये फोर्स क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को लंदन डिस्पर्सन फोर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्रिज लंदन ने इस बल के बारे में अध्ययन किया था। तो ये जनरली है क्या, देखिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें जो है वो क्या है, जल में कम घुलनशील है, क्योंकि ये जो है अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। और अध्रुवीय प्रकृति होने का कारण है कि इन अणुओं के मध्य में पाया जाने वाला लंदन डिस्पर्सन फोर्स है, इसलिए इनका द्रवीकरण भी आसानी से नहीं हो पाता है। तो क्या है उसको देखिएगा कि मान लीजिए जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है और इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इस चीज़ को आप जानते हैं, नाइट्रोजन के हम दो परमाणुओं का बात कर ले रहे हैं, अणुओं का बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, क्षणिक कंडीशन, एकदम टेम्परेरी जो है, ये पॉजिटिव पार्ट है, इसके इलेक्ट्रॉन कहीं एक ओर चले गए। तो एक ओर चले गए तो उस समय जो है ना क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, डाइपोल जैसा पोलरिटी हो जाती है, एकदम टेम्परेरी, अल्पकाल के लिए, है ना। तो क्षणिक ध्रुवता यहाँ पर देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी, क्षणिक ध्रुवता देखी जाएगी, ठीक है। तो उस समय क्षणिक ध्रुवता, अब दो अणु का बात कर रहे हैं, पहला अणु और दूसरा अणु का बात कर रहा हूँ, तो दूसरा अणु में भी ऐसा दिखा जा सकता है ना। तो उस समय इनके लगने वाला जो फोर्स है, ये फोर्स जो होता है बहुत ही कमजोर होता है ना, बहुत ही कमजोर होता है। और इसी फोर्स को बोला जाता है लंदन डिस्पर्सन, क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है। तो इतना कमजोर होता है कि हल्की गैसें जो हैं नॉन पोलर प्रकृति की होती हैं, अध्रुवीय होती हैं। इस वजह से इनका क्या है कि आसानी से ये नहीं घुल पाते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में ये घुल जाते हैं। अर्थात जल के तुलना में इनकी विलेयता जो है अध्रुवीय विलायकों में ठीक ठाक रहती है, ठीक है। तो किसी भी गैस में द्रव को घुलने का मेन कारण ये है कि या शीघ्रता से उनसे क्रिया कर ले या खुद द्रव होके वो समांगी मिश्रण बना ले, ठीक है। तो ये विलेयता का जो पहला पॉइंट हम पढ़े थे कि गैस तथा द्रव की प्रकृति किस प्रकार से सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करती है, वो ये है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है वो है विलायक की प्रकृति। क्या है, विलायक की प्रकृति, ठीक है, गौर से देखिएगा। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाला फैक्टर में, वो है विलायक की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो देखिएगा कुछ गैसें जो है ना, जैसे कि H2 है, H2S है, और क्या है, NH3 है, और क्या है, H2S है ना, H2S तो मैं लिख दिया हूँ, है ना, SO2 है। ये सब जो गैसें हैं जल में घुलनशील होती हैं, ठीक है, जल में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में ये बहुत ही कम विलेय है। इस बात को आप समझिएगा, कार्बनिक विलायकों में क्या है, कम विलेय है। तो विलायक की प्रकृति की बात करेंगे तो हमने बात क्या किया है, जल का बात किया है। जल क्या है, ध्रुवीय अणु है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है,
है ना, पोलराइड मॉलिक्यूल है। ये बात को आप जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल जैसा उसमें लक्षण है। क्यों है? क्योंकि आप देखते हैं कि जल का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है। ये जल का स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ पास की जो प्रकृति है वो क्या है, आप देखिएगा, अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव या निगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पास एक क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जैसा क्या हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा, डाइपोल जैसा व्यवस्था हो जाएगा। इसका मतलब है कि जल जो है ध्रुवीय अणु है, पोलर मॉलिक्यूल है। और इन गैसों को जो बात किया जा रहा है, H2S हो, NH3 हो, ये सब में आप देखेंगे कि ये सब क्या है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है जनरली। तो पोलर मॉलिक्यूल जब ये हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, ये क्या है, आसानी से क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। ध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल को आप हटा लीजिए फिलहाल, ठीक है ना। इतना पर ही देखिए कि इसके जैसे और भी जो मतलब पोलर मॉलिक्यूल, मतलब गैसों के जो मॉलिक्यूल हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के हैं, वो जल में बड़ी आसानी से विलय हो जाते हैं, अर्थात उनकी विलयता क्या होती है, अधिक होती है। वैसा ही अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन का, कि क्या इसके भी जब विलायक के रूप में जल का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या ये भी आसानी से ऑक्सीजन गैस भी घुलेगा, तो ऑक्सीजन गैस नहीं घुलेगा, क्योंकि इसकी जो ध्रुवता है वो, यह मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जो है, डाइपोल मोमेंट है, जीरो है, या जीरो के क्या है, लगभग है। और यहाँ जो जल है वो क्या है, ध्रुवीय है, टोटली ध्रुवीय है। तो इस सिद्धांत पर आप देखिए कि समान समान को घुलता है। इसका आशय है कि ध्रुवीय विलय जो हैं ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, और अध्रुवीय विलय जो हैं अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है जल में कम मात्रा में विलय है, जबकि कार्बनिक विलायकों में जल के तुलना में ज्यादा विलय है। तो ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट की जो सामने रखा गया है, वो सॉल्वेंट कैसा है, वो ध्रुवीय सॉल्वेंट है, विलायक है, या अध्रुवीय विलायक है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर मॉलिक्यूल वाले गैस के अणु घुल जाएंगे। यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वे गैस घुलेंगे, विलय होंगे जिनके मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं, मतलब समान समान में घुलता है। तो जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु था विलायक का प्रकृति, वो भी खत्म होता है। तीसरा महत्वपूर्ण देखिए, अशुद्धियां। अशुद्धियों को देखिएगा गौर से, अशुद्धियों को देखिएगा। जो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाला कारक, उसमें क्या हम देख रहे हैं, अशुद्धियां। अशुद्धियों के बारे में देखें कि जैसा ही जल में कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है तो आसानी से वो क्रिया कर लेता है और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना लेता है, और ये जल में अब अवेलेबल है, मतलब घुल गया आसानी से, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता जल में ठीक ठाक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा H2O + CO2, और यहाँ पर इसकी विलेयता को देख लेंगे, आसानी से क्रिया कर ले रहा है। लेकिन अगर आप शुद्ध जल में डाले हैं तब का हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसे जल में डाला जाए जिसमें पहले ही से सोडियम सल्फेट या अन्य इस प्रकार के कोई अणु अवेलेबल हो, तो क्या स्थिति बनता है। तो मान लीजिए कि जब शुद्ध जल में कार्बन डाइऑक्साइड को डाला गया था तब की इसकी विलेयता जो है, सॉल्युबिलिटी थी, वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अब ऐसे में डाला जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जल में डाला जा रहा है जहाँ पास क्या है, पहले ही से इसमें सोडियम सल्फेट जैसे क्या डाले गए हैं, कण डाले गए हैं, मतलब पहले अशुद्धि है इसमें, जो 2Na पॉजिटिव और SO4 निगेटिव के रूप में, डबल निगेटिव के रूप में इस विलायक में पहले ही से अवेलेबल है। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पास था कि जल के अणु हम मान लिए, यहाँ पास ये जल के अणु मान लिए, ये जल के अणु मान लिए, ये जल के अणु मान लिए, तो जो जल के अणुओं के बीच में स्पेस है वहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड का अणु मिल जा रहा है, घुल जा रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि पहले ही से यहाँ पास जो है ये जल का अणु है, ये जल का अणु है, ये जल का अणु है, और इसके स्पेस में पहले ही से क्या है, सोडियम सल्फेट के पार्ट्स हैं, तो जो आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए यहाँ स्पेस अवेलेबल उस मात्रा में नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से घोल सके। कुल मिला के ये देखिए कि किसी कमरे की बैठक व्यवस्था जो है 10 है, और उसमें जो है पहले ही से 10 बैठे हैं, तो 11वां को घुलने में क्या, बैठने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो वही है कि अशुद्धियों की उपस्थिति में क्या होती है, विलेयता घट जाती है। ठीक है, ये बात इस उदाहरण से आप समझ पा रहे हैं कि जैसे ही मतलब किसी विलायक में अगर अशुद्धि है तो शुद्धतम के तुलना में जो विलेयता अच्छी थी, वो अशुद्धि की उपस्थिति में उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, विलेयता है,
वो कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी हायर सेकेंडरी एग्जाम 12वीं के एग्जाम में आएगा तो वैसा ही जो आपको इस कॉन्सेप्ट का 2-2 3-3 लाइन याद है उदाहरण के साथ लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु को हम देख लिए। अब जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होने जा रहा है कि विशेषतः किसी भी सॉल्यूशन का जो सॉल्युबिलिटी है तापक्रम और दाब पर निर्भर करता है। इसको बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि इससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और इससे संबंधित ऑप्शनल क्वेश्चन भी 12th के बाद होने वाले कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो मेनली है यहाँ पास से देखिएगा तापक्रम अर्थात टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो चौथा जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होने जा रहा है वो है टेम्परेचर अर्थात तापक्रम। क्या है? टेम्परेचर या तापक्रम। तो गौर से आप सुनिए और देखिए, है ना। होता क्या है कि अधिकांश गैसें जो है तापक्रम में वृद्धि के साथ उनकी विलेयता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं तो उनकी विलेयता क्या होती है? कम होती है। इस चीज को आप ध्यान रखें। अधिकांश मतलब कुछ एक्सेप्शन हैं जिनकी विलेयता जो है ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है ना। लेकिन अधिकांश गैसों की किसी भी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी द्रव विलायक के में जो उसकी विलेयता है वो घटती है, क्योंकि जैसा ही जब किसी घोल को गर्म किया जाता है तो गैसें जो है बुलबुला बन करके अक्सर क्या होती हैं? निकल जाती हैं। ये भी ठीक है ना, कि ताप बढ़ाने के साथ क्या होगा कि उसकी विलेयता क्या होगी? अधिकांश गैसों की घटेगी। नोट कीजिएगा कि अधिकांश गैसें जब निकाय का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो विलेयता उसकी क्या होती है? घटती है। किसी भी घोल को गर्म करने से वे गैसें बुलबुले के रूप में विलयन से बाहर निकलने लगती हैं। पहला चीज। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात घुलने के दौरान वो ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले थे कि टेम्परेचर वाला जो महत्वपूर्ण है, तो पहला तो पॉइंट हम लिख लेंगे ताकि आपको याद रहेगा कि तापक्रम में वृद्धि के साथ, तापक्रम में वृद्धि के साथ अधिकांश गैसों की विलेयता कम होती है या घटती है? विलेयता कम होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए गौर से। दूसरा पॉइंट आप देखिए बच्चों कि गैस की द्रव में घुलने की प्रक्रिया जो है ना, घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अर्थात जो इंग्लिश वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। अर्थात इस समय क्या है, जो ऊष्मा है उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है। इसका मतलब देखिए कि मान लीजिए कि कोई विलायक है, क्या है? कोई विलायक है और इसमें आप जो है गैस डाल रहे हैं। क्या किए? गैस डाले विलेय के रूप में। जब गैस विलेय के रूप में डालेंगे तो घुलेगा तो फाइनल है कि क्या बनेगा? विलयन बनेगा। ये भी बात क्लियर है। और ये क्या होगा? ऊष्मा को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिंपल सी बात है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ली सातलीय सिद्धांत के अनुसार यदि इस निकाय को आप टेम्परेचर देते हैं तो निकाय उसी कारक का विरोध करता है जो इसमें अप्लाई किया जा रहा है। मतलब बढ़ने वाले टेम्परेचर को क्या करेगा? विरोध करेगा। तो विलायक को गैस में विलयन बनाने की क्रिया क्या है? अग्रअभिक्रिया है। तो जैसा ही टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ये जो साम्य है वो कहाँ बैक में रिप्लेस हो जाएगा, मतलब साम्य जो है पश्चिम दिशा में विस्थापित कर देगा। अर्थात विलायक में गैस डालने से विलयन बनने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम का
इक्विलिब्रियम का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, पश्च दिशा में चला जाएगा, प्रतीप दिशा में चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा, अर्थात गैस और विलायक की अलग होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा, विलयन से गैसों को अलग करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो ली सातल्य सिद्धांत के अनुसार सीधे सीधे हम जान जाते हैं कि जब कभी भी तापमान बढ़ाया जाता है तो अधिकांश गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। क्लियर हो गया है बात। अब एक तो कॉमन सा उदाहरण यही देखे थे कि घोल को जब घोल का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसको गैस से बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है, और यहाँ पास ऐसा ही देख रहे हैं कि यहाँ पास क्या हो रही है कि गैस को विलायक में डाला जा रहा है, तो विलयन कब बनेगा, जब उष्मा बाहर निकलेगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि उष्मा दे रहे हैं, और विलयन बनने से क्या हो रहा है, उष्मा बाहर निकल रहा है। तो विलयन आप जब इस निकाय को जब आप उष्मा दे रहे हैं तो अब तो विलयन नहीं बनेगा, बल्कि अभिक्रिया को क्या करेगा, बैक में मारेगा कि विलयन से गैस बाहर निकले। तो इस कंडीशन में आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ली सातल्य सिद्धांत के अनुसार जब किसी निकाय को उष्मा दिया जाता है तो उसका साम्य जो है प्रतीप दिशा में विस्थापित हो जाता है। अतः स्पष्ट होता है जब किसी निकाय को जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी विलेयता सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। एक्सेप्शन के स्वरूप जो हम बात कर रहे थे कि कुछ गैसें जो है जिनका तापमान वृद्धि के साथ क्या होता है, तापमान वृद्धि के साथ उनकी विलेयता जो है बढ़ जाती है। जैसे हाइड्रोजन गैस को जब आप हाइड्रोजन गैस को अजलीय विलायकों में डालेंगे, जैसे एल्कोहल में, हाइड्रोकार्बन में, और ताप को बढ़ाएंगे तो उनकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात हायर टेम्परेचर पर हाइड्रोकार्बन में या एल्कोहल में हाइड्रोजन जो है बड़ी आसानी से घुलेगा। ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, आगे देखिए जो हमारा अगला पॉइंट होने जा रहा है, चौथा पॉइंट को आप देख लिए, अच्छे से समझ लिए, तापक्रम पर कैसे सॉल्युबिलिटी प्रभावित होता है। आज का हमारा टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है वो है दाब, प्रेशर। ठीक है, इसको भी गौर से देखिएगा, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। अगर इस महत्वपूर्ण बिंदु को आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिएगा हम जो पूरा प्रेशर है, प्रेशर को बड़ी आसानी से हम समझ जाएंगे। ठीक है, गौर से देखिएगा। प्रेशर का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जब सिस्टम का दाब को बढ़ाया जाता है तो गैस की विलेयता जो द्रव में है वो बढ़ जाती है ना। तो जो पांचवा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो दाब है, प्रेशर है। क्या है, दाब है। प्रेशर क्या कहता है, जब किसी निकाय पर जब प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो उस गैस की द्रव में विलेयता जो है बढ़ जाती है। और कैसे बढ़ती है देखिएगा, गौर से देखिएगा। मैं एक पात्र लिया हूं, इसको आप समझ पा रहे हैं। मैं एक पात्र लिया हूं, मैं सारी चीज को लगभग एक बराबर बनाने का कोशिश करता हूं। दोनों पात्रों को आयतन को, साइज को मैं एक बराबर करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये दो पात्र हैं, मैं मान लिया हूं कि दोनों का वॉल्यूम जो है सेम है, दोनों का साइज सेम है ना। इसमें क्या है, समान मात्रा में यहाँ पास विलयन अवेलेबल है बराबर मात्रा में। इसमें जो गैस घुले जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पास गैस जो घुले जा रहे हैं, गैस को घोल दिया गया है। ये गैस के कण दिख रहे हैं, गैस के कण देख रहे हैं, गैस के कण देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पास जो है एक पिस्टन मैं लगा दिया हूँ प्रेशर के लिए कि प्रेशर को कम या ज़्यादा किया जा सके। यहाँ पास एक पिस्टन लगा हुआ है, ये डायग्राम को आप देख रहे हैं, है ना। ये पिस्टन लगा हुआ है, इस पर जो है अभी जो दाब काम कर रहा है P1 काम कर रहा है। तब टेम्परेचर को मैंने स्थिर रख दिया है। तब P1 टेम्परेचर पर, है ना, विलयन और गैस के अणुओं के बीच जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो मान लेते हैं कि विस्थापित हो चुका है। डायनामिक है ना, गतिक साम्य जो है स्थापित हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं कि इसके प्रेशर को बढ़ाता हूं, है ना, इसके प्रेशर को क्या करता हूं, बढ़ाता हूं। बढ़ाने के बाद जो कंडीशन उत्पन्न हो रहा है, कुछ ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो रहा है। ये हमारा विलयन है, पिस्टन को मैंने दबाया, मतलब प्रेशर को मैंने क्या किया, बढ़ाया। तो जब प्रेशर को मैं बढ़ा रहा हूं तो पिस्टन का कंडीशन यहाँ है। जब प्रेशर को मैं बढ़ा रहा हूं तो पिस्टन का कंडीशन संभव है कि यहाँ आ जाएगा। पिस्टन को मैंने क्या किया, बढ़ाया, तो इसका कंडीशन नीचे आया। यहाँ पास अब प्रेशर का जो स्थिति है उसको मैंने बदल दिया, ये P2 हो गया। स्पष्ट है कि बात बढ़ाने की क्या जा रही है, तो P2 ग्रेटर देन P1। तब का जो कंडीशन बन रहा है कि पहले से जो आपको यहाँ पास गैस के जो कण दिख रहे थे, जितने भी दिख रहे थे,
जब प्रेशर किया जाएगा तो इसके गैस के अणु क्या होंगे, विलयन के अंदर घुसेंगे। मतलब अब जो प्रति एकांक आयतन में आप देखेंगे कि गैस के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है कि विलायक और गैस के अणुओं के टक्करों के बीच में या उनको रिएक्शन करने का दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो हम कह देंगे कि गैस के कणों को घुलने का दर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि इसका रिएक्शन करने का दर बढ़ जाएगा ना, जब प्रति एकांक आयतन में गैसों की संख्या क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। हम ऐसे भी जानते हैं कि सबस्ट्रेट ज्यादा मात्रा में है तो अभिक्रिया तेजी से होता है। अगर अभिक्रिया दर आगे बढ़ता है, अभिक्रिया आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर जब प्रति एकांक आयतन में प्रेशर बढ़ाने से गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो इस गैस के कणों को इसमें घुलने का दर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। आप दोनों डायग्राम का तुलना भी करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कणों की संख्या ज्यादा है, अर्थात ज्यादा विलय हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे क्या होता है, विलेयता बढ़ते जाती है। ठीक है, तो ये है प्रेशर का कॉन्सेप्ट कि जब भी किसी निकाय पर दाब बढ़ाया जाता है तो गैसों की द्रव में विलेयता जो है वो बढ़ जाती है। और ये विलेयता जो है इसका व्याख्या सर्वप्रथम हेनरी ने किया था। तो हेनरी का नियम इसे कहा जाता है कि किसी गैस पर आरोपित दाब, मतलब द्रव गैस निकाय पर आरोपित दाब जो है उसके विलेयता के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात दाब बढ़ाया जाएगा तो द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती जाएगी। हेनरी का नियम अगले वीडियो में हम और डिटेल पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो जो है हमारा यही समाप्त होता है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक था सॉल्युबिलिटी, जो बच्चे अक्सर जो है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है तो बच्चे कभी कभी कठिनाई महसूस करते हैं, इस वजह से भी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो ब्रेन एक्सरसाइज करने से डरते हैं। तो डरना नहीं है, साइंस को आपको बेस्ट बनाना है तो एक्सरसाइज से थोड़ा भी डरना नहीं है। अगर हमारे हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए उपयोगी है, या साइंस या रसायन में जो रुचि बच्चे रखते हैं या जो लोग भी रुचि रखते हैं, अगर आपके लिए वीडियो है तो उपयोगी है ये वीडियो, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। कहीं भी आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए, या मेरे स्पीच के दौरान कुछ ऐसे सेंटेंस को मैं जोड़ दिया हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट को, मतलब कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। कुल मिला के कमेंट सेक्शन में आप हमसे चर्चा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।